जय हिंद सभी को। वेलकम टू AK NCC स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेपन ट्रेनिंग। NCC की जो वेपन ट्रेनिंग की क्लास होती है आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज A to Z शुरू से लेके एकदम अंत तक पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि NCC A, B और C सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका A ग्रेड पक्का है आ जाएगा। और इसकी जो PDF क्लास है, PDF जो होती है क्लास की जो PDF है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम को 7 बजे चलाई जाती है। आप वहाँ पे आना ना भूलें और वीडियो को देखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे को ये क्लास मिल सके। आज हम देखने वाले हैं जो कि वेपन ट्रेनिंग है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वही हम देखेंगे। और जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम इस क्लास में लेकर आए हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपका हर एक कीमती समय आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कीमती होगा, और आप कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। हमारा पहला क्वेश्चन है वेपन ट्रेनिंग का, जो कि पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में .22 राइफल का प्रयोग कहाँ तथा क्यों किया जाता है। तो आपको बताना है कि आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा एग्ज़ाम में, वर्तमान में .22 राइफल का प्रयोग कहाँ तथा क्यों किया जाता है। तो आप उसमें लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे। .22 राइफल एक हल्का साधारण हथियार है जो आमतौर पर हथियार का इस्तेमाल NCC कैडेट के फायरिंग में होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए किया जाता है। ये जो है आप देख सकते हैं, .22 एक साधारण हथियार है जो कि आमतौर पर हथियार का इस्तेमाल NCC कैडेट के फायरिंग में होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, कहाँ किया जाता है। तो NCC कैडेट्स को हथियार प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है, तो उनके फायरिंग से होने वाली घबराहट को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, .22 राइफल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि .22 राइफल की विशेषताएं क्या हैं। तो .22 जो राइफल होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको दे देता है, ये 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन देता है, .22 की विशेषताएं क्या है, इसी में सब कुछ आ जाता है। .22 में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ इसमें लिखना रहता है। तो इसमें आपको कैलिबर आपको पॉइंट वाइज डाल के लिखना है, जिससे PI स्टाफ को भी कॉपी चेक करने में आसानी हो। और हर एक पॉइंट पे मार्क्स देते हैं। अगर आप लंबा एक ही लाइन में लिखते हैं तो उसका मार्क्स थोड़ा कम आता है। अगर 5 मार्क्स का है तो आपको 2 मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएंगे वो लोग। इसलिए आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो हर एक पॉइंट पे भी अगर 1 मार्क्स देते हैं तो आपका 5 मार्क्स आराम से हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम पॉइंट वाइज उसका आंसर दें किसी भी क्वेश्चन का, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके रिजल्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए ये देखें कि कैलिबर कितना होता है। .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है, तो .22 इंच होता है। उसके बाद हमारा जो है लंबाई, .22 की लंबाई कितनी होती है, तो 43 इंच होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। ये जितने भी टेक्निकल डाटा है ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको दिए जा सकते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई जो है 43 इंच होती है, या इसे 43 इंच को 110 सेंटीमीटर भी हम कह सकते हैं। तो ये अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो 110 सेंटीमीटर, और इंच में पूछता है तो 43 इंच लिखेंगे। उसके बाद हमारा है वज़न। .22 राइफल की वज़न कितनी होती है, तो 6.2 औंस होती है। उसके बाद मैगजीन की क्षमता है, जो मैगजीन की क्षमता है कितनी होती है, तो 5 राउंड होती है। ये एक बार मैगजीन लगाने पे हम 5 राउंड जो होता है बुलेट फायर कर सकते हैं। और उसका जो गैस कलेक्टर होता है, गैस कलेक्टर, उसमें 5 राउंड आके गिर जाते हैं और 5 राउंड तक ये एक बार में फायर कर सकता है। तो ये नहीं कि एक ही बार 5 गोली लगा दें, ऐसे नहीं होता है। इसमें एक एक गोली भरी जाती है और 5 गोली भरने के बाद गैस कलेक्टर निकाल के उसे फिर साफ़ करना पड़ता है।
तो इसका कहने का मतलब यही था कि मैगजीन की क्षमता जो होती है 5 राउंड होती है। उसके बाद अगला है कारगर रेंज। कारगर रेंज कितनी होती है? .22 की राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है। उसके बाद इसकी मजल वेलोसिटी आती है। तो इसकी मजल वेलोसिटी अगर आपको पूछता है तो 1030 फीट प्रति सेकेंड हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है फायर का सामान्य दर। जो .22 राइफल की फायर का सामान्य दर है वो 5 राउंड पर मिनट है। और रैपिड फायर का कितना है आपको पता होना चाहिए कि जो सामान्य दर इसमें दे दिया है। और रैपिड फायर या लगातार फायर जो होती है 10 राउंड से 15 राउंड के बीच में होती है। वो इसमें नहीं दिखाया गया है पर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ 10 या 15 राउंड प्रति मिनट होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है .22 राइफल को खोलने का क्रम लिखें। जो क्रम होता है .22 राइफल को खोलने का क्रम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बैनट को खोला जाता है। बैनट क्या होता है? तो .22 राइफल या किसी भी हथियार में जो आगे चाकू की तरह होती है उसे हम बैनट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बैनट को खोलते हैं। बैनट को खोलने के बाद स्लिंग कड़ी को खोलते हैं, जो कि वो एक रस्सी टाइप का रहता है जिसे हम कैरी करते हैं किसी भी राइफल को टांग के कहीं ले जा सकते हैं, तो उसी को स्लिंग कड़ी कहते हैं। उसके बाद हमारा बोल्ट आता है, जो कि बोल्ट कॉक करके उसको बुलेट भरने के बाद बोल्ट को कॉक करते हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हैं, फायर करते हैं। उसके बाद हमारा कैश कलेक्टर जो मैगजीन होता है उसे हम कैश कलेक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा .22 राइफल की सफाई कब कब की जाती है? हमारा चौथा क्वेश्चन है .22 राइफल की सफाई कब कब की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए सफाई का तरीका। सफाई कब कब की जाती है? तो आप देखिए, आम सफाई एक होती है, एक आम सफाई होती है, एक दैनिक सफाई होती है, और इसके बाद एक साप्ताहिक सफाई होती है। उसके बाद एक त्रैमासिक सफाई होती है। इस सफाई को आप नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं कि आम सफाई कभी भी हो सकती है। दैनिक सफाई दिन में एक बार होती है, साप्ताहिक सफाई सप्ताह में एक बार होती है, और त्रैमासिक सफाई 3 महीनों में एक बार कभी की जाती है। और उसके बाद होती है फायरिंग के दौरान सफाई। जब आप फायरिंग करने जाते हैं तो फायरिंग के दौरान एक बार सफाई की जाती है। उसके बाद फायरिंग के बाद सफाई होती है। तो फायरिंग ख़त्म हो जाने के बाद भी एक बार सफाई की जाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है .22 राइफल के किन किन पुर्जों पर नाम लिखे होते हैं? .22 नहीं है ये, राइफल के किन किन पुर्जों पर नाम लिखे होते हैं। ये सभी राइफल के बारे में बात कर रहा है, ये .22 के बारे में सिर्फ नहीं कर रहा है। तो .22 नहीं है ये, तो राइफल के किन किन पुर्जों पर नाम लिखे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बैरल जो होती है, बैरल पे उसका नंबर लिखा होता है। बैरल पे हो गया, फोर साइड के पास हो गया, फोर साइड जो होता है उसके पास हो गया, स्लिंग चैन पे लिखा होता है इसका नंबर। उसके बाद रियल साइट के पास होता है। उसके बाद बोल्ट लीवर पर उसका नंबर लिखा होता है, मैगजीन पर लिखा होता है, बट प्लेट पर लिखा होता है। तो इन चीज़ों पर आपको नंबर लिखे होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है राइफल के 10 हिस्से पुर्जे के नाम लिखिए। ये आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे याद करना ना भूलिएगा। वेपन ट्रेनिंग में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है स्टॉक, दूसरा है हिल, तीसरा है बोल्ट, चौथा है मैगजीन, पाँचवा है हमारा ट्रिगर, छठवा है ट्रिगर गार्ड, सातवां पिस्टन, आठवां सेफ्टी कैच, नौवां रिसीवर हो गया, और 10वां होगा कैरिंग हैंडल। कैरिंग हीडन वहाँ पे गलत हो गया है, कैरिंग हैंडल हो जाएगा वहाँ पे। तो आपको राइफल के 10 हिस्से पुर्जे का नाम ऐसे याद कर लेना है, और आपका ये 10 मार्क्स आराम से आ सकता है। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस उसका पॉइंट याद रखना है। अगर आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ज़्यादा आ जाए। अगर आप ऐसे एक लाइन में लिख देते हैं तो आपका मार्क्स वहाँ बहुत कटने का चांस हो जाता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। उसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है राइफ़ल को हम कितनी पोजीशन से फायर कर सकते हैं? राइफ़ल से हम कितनी पोजीशन से फायर कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। ये भी वेपन ट्रेनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइफल से हम कितनी पोजीशन में फायर कर सकते हैं। तो इसमें 4 पोजीशन होती है, जिसमें पहला है खड़े होकर, उसके बाद होता है बैठकर, उसके बाद होता है घुटनों के बल बैठकर, उसके बाद चौथा है लेटकर पोजीशन। ये 4 पोजीशन से हम राइफल से फायर कर सकते हैं। बल्कि .22 से हम तीन ही प्रकार से फायर कर सकते हैं। वहाँ पे घुटनों के बल बैठकर .22 से नहीं, वो क्या, हाँ बैठकर .22 से हम फायर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, LMG कितने बड़े भागों में तथा किस किस क्रम में खोली जाती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा कितना नंबर का आता है, LMG कितने बड़े भागों में किस किस क्रम में खोली जाती है। ये भी 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे, पिस्टन ग्रुप हो गया, किन किन बड़े भागों में खुलती है और किस क्रम में खुलती है। तो आपको क्रम और बड़े भाग दोनों लिखना है। तो इसे क्रम में लिखते हैं। तो पहला हो गया पिस्टन ग्रुप, दूसरा हो गया बैरल ग्रुप, तीसरा हो गया बट ग्रुप, चौथा हो गया बॉडी ग्रुप और पांचवा हो गया वाइपैड ग्रुप। आप ऐसे लिखेंगे तो 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, राइफल की सफाई के लिए किस किस सामान का ज़रूरत पड़ता है। जो हमारी राइफल होती है उसकी सफाई के लिए हम किस किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हो गया पहला आपका पॉइंट पुल थ्रू हो गया, जो कि सफाई के काम में आता है। उसके बाद तेल की बोतल हो गई, तीसरा हो गया गैस रेगुलेटर, चाबी, चौथा हो गया राइफल सफाई ब्रश, पांचवा हो गया ग्रेफाइट ग्रीस ट्यूब, छठवा हो गया पेचकस, सातवां हो गया संयोजन उपकरण, आठवां हो गया सिलेंडर और नौवां हो गया ब्रश फ्लैनल। आप इसे याद कर लेंगे अच्छे से, ये भी पूछता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मॉडल पेपर से पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने आपको टॉपिक वाइज से अच्छा मैंने सोचा कि अगर क्वेश्चन देख आपको बता दिया जाए तो उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि टॉपिक वाइज तो वो तो समझ में आता है, पर आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताने पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, उसमें आपका टॉपिक भी सब क्लियर हो जाएगा। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिम्बर अप से आप क्या समझते हैं। जो लिम्बर अप किसे कहते हैं, हम आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में, लिम्बर अप किसे कहते हैं या लिम्बर अप से आप क्या समझते हो। तो देखिए क्या होता है, यह वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों और आंखों का मस्तिष्क के बीच सही संबंध में बिठाने के लिए किए जाने वाला अभ्यास अथवा वार्म अप लिम्बर अप कहलाता है। इसका मतलब यही है कि जो हम फायरिंग करने के बाद फायरिंग करने जाते हैं हम, उस टाइम हम एकदम सुस्त रहते हैं। अगर हम टारगेट को देखते हैं पहले, उसके बाद अपने हाथों की नसों को उसके मतलब अपने हाथ से वो हथियार लेकर अपने आँखों और मस्तिष्क के बीच का सही संबंध बनाते हैं और उस निशाने पर देखते हैं। उसके बाद जब पहली गोली हम चलाते हैं, जो हमारा अभ्यास होता है, जो बुलेट नहीं होता है, उसमें सिर्फ ऐसे ही फायर करते हैं। तो बिना बुलेट का जो फायर करते हैं उसे हम वार्म अप कहते हैं। उसे ही हम वार्म अप को ही लिम्बर अप कहते हैं। कि मतलब हम रेडी हो गए कि नहीं हो गए, उसी वार्म अप, जैसे हम रनिंग करने से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही हम फायरिंग करने के पहले एक राउंड वार्म अप करते हैं। उसके बाद हम अपना फायरिंग शुरू करते हैं। तो उसे ही हम लिम्बर अप कहते हैं। उसके बाद हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छे निशानेबाज का क्या गुण है। ये जो एक अच्छा निशानेबाज होता है उसका क्या गुण है, या इसको हम कह सकते हैं, इसका और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दूसरे टाइप से क्वेश्चन भी बना सकता है कि अच्छे निशाने का सिद्धांत लिखो। तो आपको इसमें लिखना है अच्छा निशाना, राइफल की अच्छी पकड़ और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। तो ये तो मतलब बड़ा बड़ा हो गया, पर आपको शॉर्ट में ट्रिक जैसे याद करने के लिए हैट याद करना है। हैट मतलब टोपी होता है, तो आपको हैट याद करना है। अच्छे निशानेबाज का गुण क्या है, क्या क्या है, तो आपको हैट याद करना है। तो हैट का मतलब हो जाता है एस से होल्डिंग, ए से एमिंग, टी से ट्रिगर ऑपरेशन। तो होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन आपका अच्छे निशानेबाज का गुण हो जाता है, या अच्छे निशाना का सिद्धांत भी हैट ही होता है। तो आप हैट याद करके होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन याद कर सकते हैं। इसको और भी दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं,
होल्डिंग का हो गया अच्छी पकड़, एमिंग का हो गया अच्छा निशाना, और ट्रिगर ऑपरेशन का मतलब दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन, आप ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन है, SLR राइफल को किस किस क्रम में खोला जाता है। तो SLR जो राइफल होती है उसे किस क्रम में खोला जाता है, तो आइए देखते हैं। तो पहला हो गया मैगजीन, उसके बाद बैनेट, स्लिंग कड़ी, पिस्टन स्लाइड और ब्रिज ब्लॉक, उसके बाद हो गया फायर पिन और एक्सट्रैक्टर जो हो गया। इसी क्रम में हम SLR राइफल को खोलते हैं। और जोड़ने के लिए हम नीचे से जोड़ना चालू कर देंगे, जैसे ऊपर से हम अपना खोलना चालू किए हैं तो वैसे ही नीचे से जोड़ना चालू करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको पूछता है SLR राइफल को किस क्रम में जोड़ा जाता है तो आप नीचे से लिखना चालू कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक इन्फेंट्री सेक्शन का कमांडर कौन होता है। तो आपको बताना है कि एक इन्फेंट्री सेक्शन का कमांडर कौन होता है। तो इन्फेंट्री सेक्शन जो होता है वो उसका कमांडर कौन होता है, हवलदार होता है। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है NCCB के एग्ज़ाम में, ज़्यादा चांस है ये आने का, और A सर्टिफिकेट में भी आ सकता है। तो आप C सर्टिफिकेट में थोड़ा लेवल हाई रहता है तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप इस PDF से अच्छे से तैयारी करते हैं और चैनल पे हर अपडेट आपको NCC भर्ती हो गई, एग्ज़ाम हो गया, उसी से रिलेटेड आपको सभी जानकारी मिलती रहती है। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो पक्का आपका एक बी ग्रेड आ जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। तो इसका देखिए, एक इन्फेंट्री सेक्शन का कमांडर कौन होता है। तो एक इन्फेंट्री सेक्शन का कमांडर हवलदार होता है, जिनके वो जो राइट साइड में बाजू पे 3 पट्टी लगी होती है उन्हें हवलदार वही हवलदार का रैंक होता है। तो एक इन्फेंट्री सेक्शन का जो कमांडर होता है हवलदार होता है, जिसमें अब आगे क्वेश्चन आता है, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं। तो आपको देखिए, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं, तो 10 जवान होते हैं। और उसके बाद सेक्शन में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है। जो इन्फेंट्री सेक्शन होते हैं इसी में आपको 3 क्वेश्चन मिल गए, जो कि कमांडर कौन होता है, तो हवलदार होता है। कितने जवान होते हैं एक इन्फेंट्री सेक्शन में, तो 10 होते हैं। और सेक्शन में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है, तो इसमें LMG जो है सबसे बड़ा हथियार होता है। उसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है, NCC में कैडेट को सशस्त्र प्रशिक्षण देने का क्या उद्देश्य है। जो NCC होता है उसमें वेपन ट्रेनिंग देने का क्या उद्देश्य है, ये आपको NCC के क्वेश्चन में आ सकता है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि आप एक NCC कैडेट है। और यहाँ पे आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, शस्त्र प्रशिक्षण, वेपन ट्रेनिंग, वो क्यों दिए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है और आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एक NCC कैडेट हैं। तो NCC कैडेट को भारतीय सशस्त्र सेना में उपयोग में लाए जाने वाले हथियारों से परिचित कराना होता है। इसलिए NCC में शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाता है NCC कैडेट को। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, देश में प्रशिक्षित युवाओं को एक द्वितीय रक्षा पंक्ति, जिसे हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार करना, जो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा के काम आ सके। जो कि हमारे देश में प्रशिक्षित युवा रहेंगे, तो अगर आपको NCC कैडेट हैं और आपको शस्त्र प्रशिक्षण आती है और आप सीख लेते हैं, अगर कोई भी हमारे देश पे आपातकाल स्थिति आती है तो हम उसमें आगे बढ़कर अपने देश की सुरक्षा के काम में आ सकते हैं। इसे NCC को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर कोई भी मुसीबत हमारे जवानों पे आती है तो एक दूसरी सेना यहाँ पे NCC कैडेट हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। इसी के उद्देश्य से बनाया गया है NCC को। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है, NCC क्रियाकलापों को अधिक रोमांच बनाना। जो हमारे NCC क्रियाकलाप है, जो भी ड्रिल है, वेपन ट्रेनिंग है, जो भी एक्टिविटी कराई जाती है उसे अधिक रोमांचक बनाना, NCC के क्रियाकलापों को अधिक रोमांचक बनाना शस्त्र प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है। क्योंकि इसमें एक नया उत्साह होता है कि वेपन के बारे में सीखने का, वेपन ट्रेनिंग क्या होता है, सभी चीज़ सीखने का एक अलग उत्साह होता है। इसलिए इसमें रोमांच बनाना शस्त्र प्रशिक्षण का ही एक मेजर पॉइंट है।
उसके बाद हमारा आता है भारतीय सशस्त्र सेना में अपना कैरियर बनाने के प्रति रुचि पैदा करना। जो भारतीय सेना होती है उसमें अपना कैरियर बनाने के प्रति अपना रुचि जो पैदा करने की जो एक कैडेट्स जो चाहता है कि हम भी एक भारतीय सेना में चले जाएं, अपना योगदान दें, तो उसमें भी एनसीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे शस्त्र प्रशिक्षण दी जाती है तो हर एक हथियार से वो वाकिफ़ हो जाता है और वो जाने के लिए इच्छुक नहीं रहता है पहले, तभी भी उसको जोश भर जाता है, उसके मन में जोश भर जाता है कि हमें जाना है। तो ये भी एक मेन पॉइंट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट पॉइंट, ड्रिल प्रशिक्षण के साथ साथ सशस्त्र प्रशिक्षण दिलाकर कैडेट को पूरी तरह रफ्तार बनाना। मतलब उसकी पूरी तरह एक कैडेट को पूरी तरह शार्प एंड शाइन बनाना। शार्प और शाइन जो होता है बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है और कोई भी काम बहुत ही फुर्ती से करता है, वही होता है रफ और टफ बनाना कि कोई भी काम करने में पीछे ना हटे, तुरंत वो काम कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतेंगे। ये भी एक मेन पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हथियार हम चला रहे हैं तो उससे बहुत ही खतरा भी हो सकता है। तो इसीलिए हथियार का इस्तेमाल करने से पहले आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे, ये आपको पीआई स्टाफ भी जहाँ वेपन ट्रेनिंग चलाई जाती है, वेपन ट्रेनिंग क्लास जहाँ फायरिंग कराई जाती है वहाँ पे बताते हैं। पर आपको एग्ज़ाम के व्यू से वो लोग बताते हैं वो तो ठीक है, पर आपको एग्ज़ाम और व्यू से पॉइंट वाइज लिखना है। तो आप पॉइंट वाइज कैसे जल्दी से लिखेंगे, आप वीडियो के माध्यम से देखें। तो पहला है हथियार की स्वयं जांच करें, जो कि अपना हथियार है अपने हथियार की स्वयं जांच कर लें। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पूरे स्क्वाड के हथियार की जांच करें, क्योंकि आपके स्क्वाड में अगर किसी के हथियार को खराबी रहती है या वो अच्छे से चल नहीं पाता है तो आपके पूरे स्क्वाड की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए आप अच्छे से अपने हथियार की स्वयं जांच करें, उसके बाद पूरे स्क्वाड के हथियारों की जांच करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जांच के समय हथियार के बैरल का रुख स्क्वाड से दूसरे की ओर करें। तो जो आप हथियार का निरीक्षण करते हैं या उसकी बैरल की सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं हथियार का, तो उसका जो बैरल होता है उसके हमें स्क्वाड के दूसरी ओर करना है। जो स्क्वाड जिधर हमारी बैठी हो उधर उसका जो बैरल का रुख होता है उधर नहीं रखना है, क्योंकि क्या पता कि वो बैरल जो गन होती है उसमें अगर बुलेट हो तो किसी को भी लग सकती है। इसीलिए जो स्क्वाड होती है उसके दूसरी ओर हथियार का बैरल को रखें। उसके बाद हमारा आता है अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, जो कि राइफ़ल का हाफ काक होना क्या होता है। जो हमारा राइफ़ल होता है उसमें हाफ काक होता है, लेकिन वो हाफ काक होना क्या है आपको नहीं पता होगा। जो लोग फायरिंग किए हैं और जो लोग अच्छे से पढ़े हैं उनको पता होगा कि हाफ काक राइफ़ल में क्या होता है। तो आइए जानते हैं हाफ काक क्या होता है। तो राइफ़ल में निम्न कारणों से हाफ काक हो जाता है। तो क्या क्या कारण है इसका, तो ट्रिगर दबाते समय नाभ लीवर का पूरी तरह से नीचे की ओर ना होना। जो ट्रिगर होता है उसे हम दबाते हैं तो नाभ लीवर जो होती है वो पूरी तरह नीचे की ओर नहीं होती है, तो इसे हाफ काक हो जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है ट्रिगर दबाते समय सेफ्टी कैच की पूरी हद तक आगे को ना जाना। जो हमारी सेफ्टी कैच है वो हम जब ट्रिगर दबाते हैं तो पूरी तरह आगे तक नहीं जाती है, इससे भी हाफ काक हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको अच्छे से एग्ज़ाम में लिखना है। ये क्वेश्चन आता है 2-3 मॉडल पेपर हमने देखा है, उसमें ये क्वेश्चन दे ही दिया है। तो राइफ़ल का हाफ काक होना क्या होता है या हाफ काक की पहचान बताइए, ये आपके एग्ज़ाम में दे देता है एनसीसी बी और सी के एग्ज़ाम में। एनसीसी का एक का एग्ज़ाम तो आसान रहता है, वो कोई भी लड़का थोड़ा सा मेहनत कर दे तो उसका एक ग्रेड आ जाएगा, लेकिन बी और सी के एग्ज़ाम में थोड़ा टफ रहता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, हर एक पॉइंट को क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइफ़ल को हाफ का होना क्या है, तो आप ये लिख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जो भी है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उसके बाद वो जो इसका व्हाट्सअप ग्रुप है AK NCC स्टडी यूट्यूब चैनल का जो व्हाट्सअप ग्रुप है,
आपको भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री नोट्स दे दिया जाता है, जो भी क्लास होती है उसका नोट्स दे दिया जाता है। तो आप लोग उस नोट्स को डाउनलोड करना ना भूलें और अच्छे से पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं हाफ काक की पहचान क्या है। तो अभी मैंने बताया कि हाफ काक की पहचान भी पूछ सकता है। तो हाफ काक की पहचान पॉइंट वाइज आप देख सकते हैं। ट्रिगर नहीं दबता है, दूसरा है लीवर ऊपर नहीं उठता है, तीसरा अगर सेफ्टी कैच काम नहीं करता है। तो ये 3 ही है जो हाफ काक की पहचान है। तो आप ये 3 लिख देते हैं तो आपको ये 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ये हाफ काक की पहचान लिखो 2 ही मार्क्स का आता है, तो आपको 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा 20 नंबर जो क्वेश्चन है, हाफ काक का इलाज क्या है। जो हमारा हाफ काक होता है उसका इलाज क्या है, तो देखेंगे हम। इसमें दूर करने के लिए काकिंग पीस की पूरी हद तक खींचे। जो इसकी काकिंग पीस होती है, कॉक करने वाला जो पीस होता है, उसे पूरी हद तक, पूरी मतलब अपने पूरा जोर लगा के जहाँ तक जाता है वहाँ तक खींचना चाहिए, जिससे हाफ काक का इलाज है। तो हाफ काक हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, फिर ब्रिज ब्लॉक को खोले और जांच करके तसल्ली कर ले कि चैम्बर या मैगजीन में कोई राउंड तो नहीं है। अगर चैम्बर में, मैगजीन में कोई राउंड है तो वो हाफ काक का इलाज नहीं हो पाएगा, उसका वो दूर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप पहले उसको खोलें। पहले तो आप कॉक करें, उसके बाद उस ब्रिज ब्लॉक को खोलें, उसके बाद जांच कर लें कि मैगजीन में कोई चैम्बर या मैगजीन में कोई राउंड तो नहीं है। उसके बाद फिर आप ब्रिज ब्लॉक को बंद करें और ट्रिगर को दबाएं। ये 3 पॉइंट थे, आपने उसे एग्ज़ाम में अच्छे से लिख देना है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चैम्बर क्लीनिंग स्टील की लंबाई कितनी होती है। तो आपको बताना है चैम्बर जो क्लीनिंग स्टील की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है 1 फुट 3 इंच होती है। उसके बाद हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, मैगजीन भरते समय कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मैगजीन होती है उसे हम भरते हैं, तो भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, मैगजीन को नर्म जगह पर रखें, जो कि ज़्यादा सूखा ना हो, तो उसे वहाँ जो नर्म होती है जगह वहाँ रखें, ज़्यादा टाइट जगह पर ना रखें। उसके बाद राउंड की गिनती की जाए। जो राउंड होती है उसके पहले हमें गिनती कर लेनी चाहिए, उसके बाद हमें मैगजीन में अपने राउंड को भरने चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है, राउंड को साफ़ करके भरें। जो भी राउंड है उसे हमें साफ़ करके भरना चाहिए। उसको साफ़ भी है तभी भी हमें साफ़ करके भरना चाहिए। अगर कोई राउंड गिर जाए तो उसे आखिरी में साफ़ करके भरें, क्योंकि अगर हम कोई राउंड गिर जाता है तुरंत उसे उठा कर उसी में भर देते हैं, तो अगर फंसता है तो उसके बाद वाले जितने भी राउंड है वो सभी बर्बाद होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, फंस जाते हैं। इसीलिए जो फ्रेश होता है राउंड उसे हम पहले भरते हैं। उसके बाद जो थोड़ा गिर जाते हैं, जिसमें थोड़ा मिट्टी लग जाती है या कुछ भी, तो उसे आखिरी में भरें, ताकि अगर उसमें कोई दिक्कत भी हो तो उसके चलते दूसरे राउंड को दिक्कत ना हो। इसलिए अगर कोई राउंड गिर जाए तो हमें उसे आखिरी में साफ़ करके भरना चाहिए। उसके बाद 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एलिवेशन क्या है। जो एलिवेशन है क्या है, यह किन बातों पर निर्भर करती है। तो एलिवेशन आपको पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया से ये पूछता है, हर एक एग्ज़ाम में पूछ देता है एनसीसी के। एलिवेशन जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गोली के ज़मीन की ओर से खींचने का मुकाबला करने के लिए फायर करते समय राइफल के बैरल को ज़मीन से ऊंचा रखने के लिए एलिवेशन कहते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण होती है हमारी पृथ्वी के अंदर, जो गुरुत्वाकर्षण है, तो वो भी एक फोर्स लगाती है। अगर हम कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है ज़मीन पे। तो वैसे ही हम जब गोली चलाते हैं अपने टारगेट पे, तो उस गोली को भी धीरे धीरे देखिएगा। अगर आप बॉल भी फेंकते हैं कहीं तो धीरे धीरे बॉल आपका ज़मीन पे गिर जाता है। तो वैसे ही गोली भी जो होती है वो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ गुरुत्वाकर्षण उसको खींचती है और ज़मीन पे गिर जाती है। लेकिन टारगेट और हमारे जो गन होती है उसके बीच की दूरी होती है, उसी को हम
नापने के बाद हमारे टारगेट से और हमारी दूरी कितनी है और हम कितना ऊपर उसको टारगेट से मारेंगे तो जाके वो हमारे टारगेट पे लगेगी। उसी को हम जितना हम ऊपर मारते हैं उसी को हम एलिवेशन कहते हैं। उसके बाद बैरल आप इसमें पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि मुकाबला करने के लिए फायर करते समय राइफल के बैरल को ज़मीन से ऊंचा रखने को ही हम एलिवेशन कहते हैं। जितना हम बैरल को ऊपर रखते हैं उसी को हम एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन की मात्रा कितनी होगी यह टारगेट के रेंज पर निर्भर करता है। अगर हमारा टारगेट ज़्यादा दूर होगा तो हमें बैरल को थोड़ा ज़्यादा ऊपर उठा कर रखना पड़ेगा ताकि हमारी गोली जो जाए ऊपर जाए। उसके बाद जाकर वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण से खींचने के बाद भी हमारा जो टारगेट है वहाँ पर टारगेट पर लग जाए। अगर हम सीधा उसके सामने मार देंगे तो गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा सा बुलेट हमारे नीचे चली जाएगी, खींच के ज़मीन खींच लेगी तो हमारे टारगेट पे नहीं लग पाएगा। इसीलिए हमें यह एलिवेशन की कार्रवाई करनी पड़ती है। एलिवेशन वही होता है जो बैरल को ज़मीन से ऊंचा रखते हैं, उसी को हम एलिवेशन कहते हैं। तो आप उसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। अगर आप समझ लेते हैं ये तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसे आप अगर जो माइंड में सेट हो जाता है, एक बार चला जाता है तो उसे आप बना के भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है लीड किसे कहते हैं। तो आपको ये तो पता होना चाहिए लीड, ये आराम से टिप्पणी में भी आ जाता है कि टिप्पणी लिखें, लीड पर टिप्पणी लिखें, या लीड किसे कहते हैं ये आ जाता है। ये 2 मार्क्स का आ जाता है क्वेश्चन एनसीसी बी और सी के एग्ज़ाम में, तो आप इसे याद करना ना भूलें। तो देखिए लीड क्या होता है, बहुत ही आसान है और आपके फ्री के मार्क्स हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लें तो आपके 2 नंबर 5 नंबर ये सब रखे रहते हैं। तो लीड क्या है, किसे कहते हैं, तो टारगेट और निशाने के बीच के फासले को लीड कहते हैं। यह हरकती टारगेट पर फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो टारगेट और निशाने जो होता है हमारे और टारगेट जो होता है उसके बीच के जो फासला होता है उसे ही हम लीड कहते हैं। यह हरकती टारगेट पर फायर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मान लीजिए कोई इधर उधर जाता रहता है, या आतंकवादी हो गया, या कोई भी ट्रेनिंग ग्राउंड में वो हरकती टारगेट आपको दिया जाता है जो इधर से उधर चलते रहते हैं, तो उन्हीं पे फायर करने के लिए लीड का यूज किए होता है कि कितनी हमारी दूरी है तो हम कितना आगे मारेंगे, कितनी आगे बुलेट मारेंगे तो जाके वहाँ पे लगेगी, टारगेट पे हिट करेगी। तो इसीलिए हमें लीड की वहाँ पे समझ होनी चाहिए कि कितनी लीड है। उसी के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा के अपना जो बुलेट है उसको इन निशान पर मारते हैं। तो लीड की कार्रवाई कब की जाती है, तो ये हरकती टारगेट पर फायर करने के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, शस्त्र प्रशिक्षण से कैडेट्स में किन किन गुणों का विकास होता है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी आपने पढ़ा आप इसमें आपको जो जो जानकारी इसमें प्राप्त होती है आप इसमें लिख सकते हैं। शस्त्र प्रशिक्षण में कैडेट्स में किन किन गुणों का विकास होता है, तो इसमें आप पॉइंट वाइज देख लिखेंगे। कैडेट में स्पष्टता सटीकता का विकास होता है। दूसरा होगा शारीरिक अंगों में समन्वय बनता है। तीसरा होगा कैडेट्स में धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है। चौथा हो जाएगा आत्मरक्षा। पांचवा हो जाएगा समाज एवं देश की रक्षा के लिए योग्य बनना। उसके बाद ये देखिए हमारा एनसीसी की लाइव क्लास एक एनसीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक रविवार को शाम 7 बजे चलाई जाती है। आप इस क्लास को अटेंड करना भूलें, ये लाइव क्लास होती है और यहाँ पे लाइव क्यूज आपको जो भी क्वेश्चन है जो भी पढ़ाया जाता है इसी का एमसीक्यू आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है उस दिन आपको लाइव क्लास में चलाया जाएगा। उस दिन आपके सारे अगर आप कमेंट करते हैं तो उस दिन आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट में की वीडियो कमेंट में लिख दें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।